इजराइल ने लेबनान के साथ आखिरकार सीज फायर पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिरकार क्यों नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेक दिए। 415 दिनों तक तकरीबन दोनों देशों के बीच हम देखें तो एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा, लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट किए बिना क्यों इजराइल की सेना अब लेबनान की जमीन से वापस लौट रही है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा और विश्लेषण इसी बात की कि दरअसल नेतन्याहू को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। 10-1 की वोटिंग के साथ जिस तरह से नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाया और तत्काल ये ऐलान कर दिया गया कि 60 दिनों के भीतर इजराइल की सेना पूरी तरह से लेबनान से विड्रॉ कर जाएगी। दोनों देशों की जो जनसंख्या इन इलाकों से दरअसल विस्थापित हुई है वो भी अपने घरों में लौट जाएगी। लेकिन फिलहाल तो दृश्य देख रहे हैं कि बेरूत से जिस तरह से टायरे की तरफ मूवमेंट दिख रहा है, बिना इंतजार किए कि लेबनान के इस इलाके से इजराइल की सेना निकले, बड़ी आबादी खास तौर पर लौटती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इजराइल की जनता भी बेताब है उत्तरी सीमा की तरफ जाकर वापस अपने घरों में लगभग 1 साल की विस्थापन के बाद पुनर्बहाल अपनी जिंदगी को करने के लिए। लेकिन आपके लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि जिस ग्राउंड ऑपरेशन को इजराइल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश के साथ ऐलान किया था, उस ग्राउंड ऑपरेशन को पूरा किए बिना ही इजराइल की सेना को क्यों लौटना पड़ रहा है। हम शुरुआत करते हैं 3 दिन पहले की घटना से और वहां से आपको ले चलेंगे तकरीबन सितंबर के उस महीने में, जहां से दरअसल हमको एक्टिव वॉर जोन और खास तौर पे ऑपरेशंस दिखाई देता है, जब पेजर ब्लास्ट के जरिए इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमला बोला। और उसके बाद हमने देखा कि अगले चरण में नसरुल्लाह के ऊपर जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया गया, उसने पूरी तरह से हिजबुल्लाह का जो नेतृत्व है उसको हिला डाला। लेकिन जिस इंटेंसिफाइड वे में इजराइल की सेना दरअसल एयर स्ट्राइक और ग्राउंड ऑपरेशन कर रही थी, वहां से कुछ इस तरह से वापस लौटना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। तब जबकि बाइडेन का प्रशासन अमेरिका में समाप्ति की ओर है, तब जबकि ट्रंप की सरकार आने वाली है और ट्रंप कहीं ना कहीं हमास और हिजबुल्लाह सहित हम देखें तो यूक्रेन वॉर को भी समेटना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से आनन फानन में नेतन्याहू की सेना ने लेबनान की जमीन से बोरिया बिस्तर बांधा है, ये काफी चौंकाने वाला है। हम देखें जब ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा था तब भी ये बात कही जा रही थी कि ग्राउंड ऑपरेशन को लॉन्च तो कर रही है इजराइल की सेना, लेकिन 1 साल से जिस तरह से गजा में हमास के खिलाफ ये सेना लड़ती रही है, थकी हारी है और ऐसे में इसको एक विंडो मिलना चाहिए रेस्ट करने का, जो कि विंडो नेतन्याहू ने नहीं दिया और सीधे तौर पर लेबनान वॉर में झोंक दिया गया। दूसरी तरफ आप देखिए तो लेबनान गजा नहीं था और हिजबुल्लाह हमास भी नहीं था। एयर स्ट्राइक में डोमिनेंस हमें भले इजराइल की दिखाई दे रही थी, जिसमें चाहे वो नसरुल्लाह को मारा जाना हो या हिजबुल्लाह के कई ऐसे कमांड हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया हो, लेकिन अगर आप ग्राउंड वॉर में देखिए तो तकरीबन 100 दिनों से ज़्यादा चले युद्ध में कोई बड़ी सफलता इजराइल की सेना लेबनान की ज़मीन पर हासिल नहीं कर पाई और उल्टे इजराइल के सैनिक एक के बाद एक कई ऐसे गुरिल्ला वॉर हैं जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों मारे जा रहे थे। अगर आप डाटा उठा के देखिए तो तकरीबन आपको दिखाई देगा कि 100 की संख्या में इजराइल ने अपने सोल्जर्स और सैन्य अधिकारी लेबनान की ज़मीन पर खोए। इतना ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के कई ऐसे हमले हैं जो कि बेहद सफल इजराइल की ज़मीन पर रहे। ताज़ा हमला को ही देख लीजिए जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हुए हिजबुल्लाह ने हाइफा से लेकर तेल अवीव तक दहला दिया और हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का एक बार फिर से चकनाचूर और तार तार होता हुआ नजर आया। सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस भी अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक लॉस के अलावा नेतन्याहू की सरकार को दिखाई दे रहा था, क्योंकि हाइफा जो कि सबसे बड़े पोर्ट सिटी के तौर पर इजराइल का जाना जाता था, वहां पर हमले का केंद्र हिजबुल्लाह ने शिफ्ट किया। वहां पर जो नेवल सेंटर है और यहां तक कि इजराइल का जो डिफेंस सेटअप है उस पर भी लगातार टारगेट्स किए। उसके टारगेट्स सिविलियन एरिया में भी हिट रहे। आप 3 दिन पहले हुए हमले को देखिए तो आपके विध्वंस की तस्वीरें साफ तौर पर तस्दीक करती हैं कि किस तरह से दर्जन भर लोग जो हैं वहाँ घायल होते हैं, कई मकान ध्वस्त होते हैं। चाहकर भी आयरन डोम टारगेट को नहीं रोक पाता है। इतना ही नहीं, जो ड्रोन अटैक हिजबुल्लाह कर रहा था, जो कि ईरान के सप्लाई किए गए ड्रोन थे, उसके भी सटीक हमले को हम देख रहे हैं, जो कि स्ट्रेटजी में हिजबुल्लाह ने शामिल किया। प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हुए लो फ्लाइंग वे में ड्रोन्स को लॉन्च कर टारगेट को हिट करना और एयर डिफेंस को चकमा देना। तो हिजबुल्लाह ने भी दरअसल
इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर स्ट्राइक की डोमिनेंस को निराधार करते हुए अपने स्ट्रेटजिक जो पोजीशंस हैं उसको बदलते हुए जहां ज़मीन पर गुरिल्ला वार, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन अटैक के जरिए लो फ्लाइंग होते हुए एयर डिफेंस को चकमा देते हुए इजराइल के टारगेट्स को हिट करने में जो कामयाबी पाई, उससे साफ दिख रहा था कि ये जंग एक तरफा नहीं है, ये जंग वैसा नहीं जो जैसा कि हम गजा की ज़मीन पर हमास और इजराइल के बीच देख रहे थे। ये हिजबुल्लाह है जो अपनी ताकत को ज़मीन पर पुरजोर तरीके से मजबूत किए ये जंग लड़ रहा था। और ऐसे में अगर हम देखें तो रॉकेट और ख़ास तौर पे मिसाइल भंडार, तो तकरीबन हम ये अंदाज़ा जो लगाते रहे हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में रॉकेट और मिसाइल का जो स्टोरेज है, भंडार है, वो हिजबुल्लाह के पास है। उसको डिस्ट्रॉय करने में भी इजराइल को सफलता मिली, क्योंकि इजराइल ने तो दावा किया कि 80% तक ऐसे स्टोरेज को इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इसे थोड़ी अतिशयोक्ति मानी गई, क्योंकि जिस तरह से हमास के ग्राउंड ऑपरेशन में सफलता के बावजूद भी आज की तारीख में भी हमास अभी भी जो रॉकेट इजराइल पर लॉन्च कर रहा है उससे साफ पता चलता है कि वो ऐसी स्थिति में भी रॉकेट्स बनाने में कामयाब है। तो हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह खास तौर पे अगर लेबनान के बॉर्डर में देखें तो लैंडलॉक दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सीरिया का बॉर्डर है, वो बॉर्डर जहां से ईरान सीधे सीधे अपने हथियारों की सप्लाई लेबनान में करता है। गजा की तरह लैंडलॉक एरिया नहीं है जहां पर हथियारों की सप्लाई के लिए इजिप्ट का बॉर्डर बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के नाको दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ग्राउंड ऑपरेशन में कोई बड़ी सफलता इजराइल को लेबनान की ज़मीन पर नहीं मिल पा रही थी। जो डाटा है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इजराइल ने इस तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा चले जंग में अपने 125 लोगों को खोया, जिसमें तकरीबन 80 से 90 उसके सोल्जर, तकरीबन 100 की संख्या में हो सकते हैं, ऐसा बतलाया जा रहा है। लेबनान के लॉस पर अगर आप चर्चा करें तो लेबनान ने भी दरअसल अपने नागरिकों को 550 से ज़्यादा की संख्या में खोया। और इतना ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो कुल मौत का आंकड़ा लेबनान में 3768 दिखाई देता है, घायलों की संख्या 17,000 दिखाई देती है, लगभग 99,000 से ज़्यादा घर बर्बाद हुए दिखाई देते हैं, 9 लाख से लोग ज़्यादा पलायन हुए दिखाई देते हैं, तकरीबन 2500 की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इसमें मारे गए। जिस तरह के एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए इजराइल ने बड़ी सफलता हासिल की। तो लॉस हिजबुल्लाह का भी कम नहीं हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह की ताकत यह है कि उसके पास लड़ाकों की संख्या भी दरअसल 1 लाख से कहीं ज़्यादा है और ऐसे में वो अपनी ताकत को रीगेन करने की क्षमता रखता है। इसलिए रीगेन करने की क्षमता रखता है क्योंकि उसके पास पोरस बॉर्डर हैं, खास तौर पर ऐसे बॉर्डर जहां पर सीरिया से उसको सप्लाई लाइन मिल रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के लाखों की संख्या लाखों की संख्या में है, जिसको निपटाना इतनी जल्दी इजराइल के लिए आसान नहीं। इजराइल की सेना ने भी देख लिया था कि गजा जैसे छोटे इलाके, तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर के इलाके में अगर हमास को पूरी तरह से सफाया करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया और तब भी आप हमास के साथ नहीं देख पा रहे हैं कि डील हो पा रही हो, सीज फायर हो पा रहा हो, अपने 100 से ज़्यादा बंधक जो इजरायली हमास के हाथों में है उसे वापस ले पा रहे हो, तो हिजबुल्लाह के साथ ये वॉर और बड़ा चल सकता है और ज़्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सीज फायर की तरफ जाना नेतन्याहू को ज़्यादा मुफीद लगा और ऐसे में लेबनान की जो एक्टिंग गवर्नमेंट है उसने इसको डील किया और ख़ासतौर पे यूएस और फ्रांस ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। ऐसी परिस्थिति में शर्तों में भले ही लिखा गया है कि अगर हिजबुल्लाह तोड़ता है शर्तों को तो दोबारा इजराइल वॉर को ओपन कर देगा, लेकिन ये शर्तें हैं। शर्तों को क्या, अभी फिलहाल जो फोकस एरिया दिखाई दे रहा है अमेरिका और इजराइल का वो ईरान के ऊपर दिखाई दे रहा है और देखते हैं ईरान के साथ अब किस तरह की नुरा कुश्ती आने वाले दिनों में और ज़्यादा होती हुई दिखाई देगी। फिलहाल इस मसले पे इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आज के लिए। अगले दिन फिर हाजिर होंगे नए विश्लेषण और सब्जेक्ट के साथ। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।